हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंद्र सेन पर। और मैं हूं आपका इंद्र सेन। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बंगाल विजय के बारे में कि किस तरीके से बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हुआ। और इसके बाद हम प्लासी युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर बक्सर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके मध्य जो संधियाँ हुई थी वो भी पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, पहले बंगाल के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1717 में फर्रुखसियर द्वारा, मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा एक फरमान जारी किया गया था, जिसके तहत अंग्रेज़ों को बंगाल पर मुफ्त व्यापार करने दिया जा रहा था। इसके बाद दोस्तों, जो बंगाल था वह मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला सर्वाधिक संपन्न राज्य था, और यहाँ रहने वाला शासक नियमित रूप से मुगल शासक को राजस्व भेजा करता था। इसके बाद दोस्तों, 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान नियुक्त होता है, और 1727 ईस्वी तक यह दीवान रहता है। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो बंगाल का नवाब बनता है वह शुजाउद्दीन बनता है, जो कि मुर्शिद कुली खां का दामाद था, जिसका शासनकाल 1727 से 1739 तक रहा। इसके बाद जो बंगाल का नवाब बनता है सरफराज खां बनता है, जो कि मुर्शिद कुली खां का बेटा था, और इसका शासनकाल 1739 से 40 तक रहा। लगभग 1 साल का शासनकाल रहा इसका। और दोस्तों, 1740 में एक युद्ध होता है, सरफराज खां और अलीवर्दी खां के मध्य होता है, जिसमें सरफराज खां की हार हो जाती है, जिसको गिरिया का युद्ध कहा जाता है, गिरिया का युद्ध। और इसके बाद 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है, और कहा जाता है कि इसका जीवन मराठों के संघर्ष में ही गुजर गया, मराठों के साथ संघर्ष में ही, और इसकी मृत्यु 1756 में हो जाती है। दोस्तों, इसका कोई भी पुत्र नहीं था, अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था। इसकी 3 बेटियां थी, जिसमें से सबसे छोटी बेटी जो थी उसका बेटा था सिराजुद्दौला, जिसको इसकी मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, और यह 1757 तक रहता है। इसके विरोध में भी कुछ लोग थे, सिराजुद्दौला के विरोध में भी कुछ लोग थे। इसकी मौसी जो थी, जिनका नाम था घसीटी बेगम, वह भी इनके विरोध में ही थी, और इनके चचेरे भाई थे जो पूर्णिया के सूबेदार थे, वो भी इनके विरोध में ही थे। और एक दरबारी भी था जिसका नाम था जगत सेठ, यह भी इनके विरोध में ही था। और इसके विरोध में और भी कुछ लोग थे, लेकिन सिराजुद्दौला के नवाब बनने से इन लोग खुश नहीं थे। इसके बाद दोस्तों, 1756 में कलकत्ता की किलेबंदी अंग्रेज मनमाने ढंग से करते हैं। जब इसकी सूचना सिराजुद्दौला को मिलती है तो सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों को मना करता है, लेकिन अंग्रेज सिराजुद्दौला की बात को नहीं मानते हैं, और वह अपनी किलेबंदी को जारी रखते हैं। इसके बाद एक घटना होती है जिसको काल कोठरी की घटना कहा जाता है, जो 20 जून 1756 में हुई थी। कहा जाता है कि 20 जून की रात में सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे के अंदर बंद कर दिया था, और फिर जब उसमें से लोगों को बाहर निकाला गया तो उसमें केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे थे, जिसमें एक हालवेल भी था। और इस घटना का विवरण भी हालवेल द्वारा ही दिया जाता है। इस घटना को हालवेल के द्वारा ही बताया जाता है। और जब इस घटना की सूचना मद्रास में शासन कर रहे रॉबर्ट क्लाइव के पास पहुंचती है, तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना बंगाल आती है। और इसके बाद 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है, जो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। इसमें दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया, और एक दूसरे के बीच में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। इसके बाद दोस्तों, अंग्रेज़ों की कूटनीति थी। 23 जून 1757 का युद्ध छिड़ गया, जिसको प्लासी के युद्ध का नाम देते हैं। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला व अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होती है। और इसमें 2 व्यक्ति और थे दोस्तों, मोहनलाल और मीर मदान, जो सिराजुद्दौला के सपोर्ट में थे। इनकी मृत्यु हो जाती है उस युद्ध में। और सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर थे, जो कि अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, और अंग्रेज़ों से मिले हुए के कारण सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में हार हो जाती है।
और इसके बाद जो शासक बनते हैं, जो बंगाल के नवाब बनते हैं, मीर जाफर बनते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनसे वादा किया था कि यदि आप हमारे पक्ष में रहोगे तो हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे। तो इसके बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है सिराजुद्दौला के बाद। 1757 में इनको नवाब बना दिया जाता है और ये 1760 तक रहते हैं। और मीर जाफर को कठपुतली नवाब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों मीर कासिम आते हैं, जो अंग्रेज़ों से कहते हैं कि यदि आप हमें बनाएंगे नवाब, यदि आप हमें नवाब बनाएंगे तो हम आपको इससे ज़्यादा रियायत देंगे, कुछ ज़्यादा रियायत देंगे। तो अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को नवाब बना दिया 1760 में। नवाब बनते ही दो महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला कार्य इनका कि जो इनकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद, वह मुर्शिदाबाद से मुंगेर को अपनी राजधानी को बना लिया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर इनकी राजधानी बन गई। और इन्होंने अपने सेना कौशल तथा क्षमता बढ़ाने का सुधार भी किया। इसके बाद दोस्तों 1763 में एक घटना होती है जिसको पटना कांड के नाम से जाना जाता है। और इस घटना में क्या होता है कि जो मीर कासिम के मतलब पटना में कुछ कार्य थे जो अंग्रेज़ों के लिए चुनौतीपूर्ण थे। तो एक अंग्रेजी अधिकारी थे जिनका नाम था एलिस और मीर कासिम के मध्य संघर्ष होता है पटना में, और इसमें एलिस को मार दिया जाता है। इसके बाद अंग्रेज समझ जाते हैं कि मीर कासिम हमारे विरोध में कार्य कर रहा है, तो इसको बंगाल के नवाब पद से हटा दिया जाता है। और इसके बाद फिर से मीर जाफर को 1763 में बंगाल का नवाब बनाया जाता है, जो कि 1765 तक रहता है। इसके बाद दोस्तों मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिए जाने के कारण यह अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास जाते हैं और जो मुग़ल शासक थे शाह आलम द्वितीय के पास जाते हैं। और इन तीनों का एक संघ बनता है और एक संधि होती है जिसको त्रिगुट संधि कहा जाता है। इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को इस युद्ध में एक पक्ष में मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, शाह आलम, ये तीनों थे, और एक पक्ष में अंग्रेज थे और अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। और प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय होती है। इसके बाद एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, जो 1765 में होती है। और इस संधि में दो संधियाँ होती हैं, एक अवध के नवाब के साथ संधि होती है और एक शाह आलम द्वितीय के साथ संधि होती है। तो जो अवध के नवाब के साथ संधि होती है उसमें क्या होता है कि 50 लाख रुपए अंग्रेज़ों को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए बाध्य किया जाता है अवध के नवाब को। और इलाहाबाद और कारा का क्षेत्र जो इनके कब्जे में रहता है, अवध के नवाब के कब्जे में, वह मुगलों को दे दिया जाता है। इसके बाद जो शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुई उसमें क्या था, इलाहाबाद और कारा का क्षेत्र तो इनको प्राप्त हुआ ही, और जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी थी वह इनको अंग्रेज़ों को देनी पड़ी। 26 लाख रुपए वार्षिक मतलब कंपनी द्वारा बादशाह को दिए जाने को बाध्य किया गया। इसके बाद दोस्तों बंगाल में द्वैत शासन शुरू होता है जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू होता है। और 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 में बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया जाता है। और इस द्वैत शासन में क्या रहता है कि जो राजस्व रहता है वह कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती है, और जो प्रशासनिक कार्य रहता है वह बंगाल के नवाब को दे दिया जाता है कि जितना भी राजस्व रहेगा वह हम वसूलेंगे, और जो भी प्रशासनिक कार्य रहेगा वह बंगाल के नवाब को दे दिया जाता है। और इसके बाद जो द्वैत शासन है उसको 1772 में
वारेन हेस्टिंग द्वारा द्वैत शासन को समाप्त किया गया। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों धन्यवाद।